Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. Today we will continue Boli from the book Footprints Without Feet by K. A. Abbar. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start our topic Bholi. So in the previous class, we had completed our chapter till the page number 57, and today we will start our text reading from the page number 58. तो टीचर ने जब उससे कहा कि तुम अपने मन से सारे डरों को निकाल दो तो तुम भी औरों की तरह बिल्कुल बिना स्टैमर के बोल पाओगी, तो भोली ने सर उठा करके कहा, सच्ची में क्या ऐसा हो सकता है? तो टीचर बोली, हाँ, ये तो बहुत आसान है, बस तुमको एक काम करना है, तुमको डेली स्कूल आना है। तो भोली ने सर हिला के कहा, हाँ मैं आऊंगी। तो टीचर बोलती, नहीं नहीं सर नहीं हिलाना, तुम बोल के बताओ तुम आओगी। तो भोली बोलती है ये यस। तो भोली खुद हैरान हो गई कि उसने बिना हक लाए, मतलब ज्यादा हक लाए, ये आखिर बोला तो कैसे बोला। तो टीचर बोलती, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम अपने मन से सारे डरों को निकाल दो। तो एक काम करो, ये किताब लो। तो ये किताब जो है पूरी तरह से रंग बिरंगी तस्वीरों से भरी हुई थी, कलरफुल, जिसमें डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काऊ जो उसकी गाय लक्ष्मी थी, ठीक वैसी तस्वीर थी, और हर तरह की पिक्चर के नीचे एक ब्लैक लेटर भी लिखा हुआ था। तो टीचर बोलती है, विद इन 1 मंथ तुम इस किताब को पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी, फिर उसके बाद उससे भी बड़ी। तो इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। तो बहुत कम समय में बोली तुम इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा विद्वान एक लड़की बन जाओगी, फिर कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा, सब लोग तुम्हारी बात को रेस्पेक्ट और ध्यान से सुनेंगे और तुम अपनी बात को बिना हक लाए हुए कह पाओगी। तो ये शब्द थे टीचर के, अब तुम घर जाओ और कल से रेगुलर स्कूल आना। तो भोली को ऐसा लगा मानो गांव के मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज उठी हो और स्कूल के सामने जो पेड़ लगे हुए थे उनमें फूल खिल उठे हो लाल रंग के। तो भोली का दिल एक नए भविष्य की उम्मीद में बड़े जोरों से धड़क रहा था। तो साल पर साल बीतते चले गए और वो जो गांव था एक छोटे स्मॉल टाउन का रूप ले लेता है, और वहां का जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है, और वहां पर एक सिनेमा हॉल खुल चुका है टीन शेड के अंदर, एक कॉटन जाइनिंग मिल खुल चुकी है, और वहां पर एक मेल ट्रेन स्टेशन पर आकर के रुकने लगी है। तो एक रात को जो उसका पिता रामलाल है डिनर पर अपनी पत्नी से डिस्कस करता है, तो क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं भोली के लिए? तो उसकी पत्नी बोलती है, हाँ, हम बड़े लकी हैं कि इतना बहुत ही पैसे वाला लड़का हमारी भोली के लिए रिश्ता भेज रहा है। कितनी बड़ी दुकान है, कितना बड़ा घर है, और मैंने तो सुना है बैंक में हजारों रुपए भी जमा है उसके, और उससे बड़ी बात तो यह है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहा। तो इतना सुनते ही रामलाल बोलता है, हाँ बोले तुम बात तो सही कर रही हो, लेकिन वो लगभग मेरी उम्र का है। यानी भोली के लिए जो रिश्ता आया है वो रिश्ता उसके पिता के उम्र का एक व्यक्ति है उसका आया है। तो रामलाल कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसकी उम्र लगभग उसके बराबर है और वो लंगड़ाता भी है, और उसके पहली पत्नी से जो बच्चे हैं वो काफी बड़े हैं। यानी कि ये मान करके चलिए जो पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भोली से भी बड़े हैं, और भोली का रिश्ता उस आदमी के लिए आया है। तो इतना सुनते ही जो पत्नी है रामलाल की वो क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। वो कहती है, भला आदमी की भी कोई उम्र है 45-50, ये तो आदमी के खाने खेलने की उम्र है, और हम बड़े लकी हैं कि दूसरे गांव से रिश्ता आया है और उन लोगों को भोली के पोक मार्क और उसकी लेक ऑफ सेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता।
अगर हमने ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया तो याद रखना भोली सारी जिंदगी कंवारी ही रहेगी। तो ये सुनकर के रामलाल बोलता है, हाँ भगवान तुम ये बात भी सही कह रही हो, लेकिन मैं सोचता हूँ एक बार भोली से पूछ लूं। तो इतना सुनते ही भोली की माँ चिढ़ गई, बोले उस विटलेस से आप क्या पूछे, उस मूर्ख से, उस बुद्धू से क्या पूछ रहे हो, पागल से, वो तो एक गूंगी गाय है। तो ये सुन करके रामलाल बोलता है, शायद तुम ठीक ही कह रही हो भगवान। तो ये सारी की सारी बात भोली जो है एक कोर्ट पर, एक कोर्टयार्ड में लेटे लेटे सुन रही थी अपने माँ बाप की सारी कन्वर्सेशन को, लेकिन भोली ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। तो इसे कहते हैं माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट। भले ही उसकी माँ ने पूरी जिंदगी उसकी केयर ना करी हो, भले ही उसके बाप ने उसकी माँ के साथ उस एक तरह के प्रेजुडियस में उसका साथ दिया हो, लेकिन फिर भी देखिए एक बेटी अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट की खातिर एक ऐसे आदमी से शादी करने को तैयार हो गई है जो आदमी उसके बाप की उम्र का है। दिस इज कॉल्ड अ रेस्पेक्ट ऑफ अ गर्ल फॉर हर पेरेंट्स, प्राउड टू बी ए पेरेंट ऑफ अ गर्ल। तो कहानी आगे बढ़ती है। विशंबर नाथ जो है एक बहुत ही समृद्ध ग्रॉसर था और वो बहुत बड़ी पार्टी के साथ में, बहुत बड़ी बारात के साथ में, उस बारात के अंदर रिश्तेदार भी थे और उसके रिलेशन वाले भी थे, शादी करने के लिए आया। तो एक बहुत ही बड़ा ब्रास बैंड जो है एक बहुत ही पॉपुलर ट्यून प्ले कर रहा था, हिंदी फिल्म की पॉपुलर ट्यून, और सारे के सारे बाराती बड़े जोश व खरोश के साथ नाच रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ये बहुत गजब का मौका था कि जब विशंबर के बच्चे अपने पापा की शादी में शरीक हो रहे थे। कितनी कमाल की बात है ना, बच्चे अपनी डैडी की शादी होता हुआ देख रहे हैं, इससे बढ़िया कमाल की बात और क्या हो सकती है। तो विशंबर नाथ एक बहुत बड़ी और तगड़ी बारात लेकर के आता है और सारे बाराती झूम रहे हैं। तो रामलाल के घर पर जब ये बारात पहुंची, रामलाल के घर पर जब ये बारात पहुंची, रामलाल इतने पॉम्प और स्प्लेंडर को देख करके बहुत ज्यादा जो है इमोशनल हो गया। उसने ये सोचा भी नहीं था कि उसकी चौथे नंबर की बेटी की शादी इतने शानो शौकत के साथ में होगी। तो भोली की जो बहनें थी, राधा, मंगला और चंपा, वो भी शादी में थी। तो इतनी शानो शौकत को देख करके उन तीनों को भोली से जलन हो गई, अपने माँ बाप से शिकायत हो गई कि इतना पैसे वाला उन्होंने जो ग्रूम है उनके लिए क्यों नहीं ढूंढा। तो जब वो पवित्र पल आया, जिस पल पंडित जी ने जो है भोली को बुलाया वरमाला के लिए, तो भोली ने लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी और वो सीधा जो है आती है हवन कुंड के पास में, जहां पर पहले वरमाला होनी थी और फिर शादी होनी थी। तो जैसे ही भोली वहां पर आई तो विशंबर नाथ के एक दोस्त ने उसको थोड़ा सा प्रोवोक किया कि दुल्हन आ गई है, चलो वरमाला डाल दो। तो ब्राइड ग्रूम ने जो है माला उठा ली, येलो मैरीगोल्ड्स की, पीले रंग के मैरीगोल्ड की जो माला थी वो उसने उठा ली, और एक औरत ने जो है धीरे से भोली का घूंघट पीछे किया। तो जैसे ही उस औरत ने भोली का घूंघट पीछे किया तो उसका चेहरा नजर आ गया, पूरा चेहरा डिसफिगर्ड था पोकमार्क की वजह से। तो विशंबर नाथ के हाथ में जो माला है वो बिल्कुल पॉइज्ड होकर के रह गई हाथों में, ना तो वो आगे गई ना पीछे आई, और वो जैसे का वैसा ही खड़ा रह गया। तो विशंबर नाथ उसका चेहरा देख करके बोलता है अपने बगल में खड़े दोस्त को, बोले तुमने देखा इसके तो पोक मार्क्स हैं यार। तो 45-50 साल का आदमी है, उसके दोस्त जो होंगे वो तो जाहिर सी बात है बहुत ही बुद्धिमान होंगे। तो जब विशंबर नाथ ने अपने दोस्त से ये बात कही, तुमने देखा उसके तो पॉक मार्क्स हैं, तो उसके दोस्त ने कहा, बोले तो क्या हुआ, तू भी कौन सा जवान है, बूढ़ा है, शुक्र मना कि इतनी यंग लड़की से तेरी शादी हो रही है, तू भी कौन सा जवान है। तो ये सुनते ही विशंबर नाथ बोलता है कि माना कि वो जवान नहीं है, लेकिन अगर वो उस लड़की से शादी करेगा तो उसके बाप को उसे अभी के अभी 5,000 रुपए देने पड़ेंगे।
तो ये सुनते ही रामलाल ने अपनी पगड़ी उतार करके सीधा जो है बिशंबर के पैरों में डाल दी और वो सीधा बोलता है, बोले भरी समाज के सामने उसकी आबरू को इस तरह से ना उछालो, ये 2000 रुपए लो और शादी कर लो। तो बिशंबर नाथ बोलता है, नहीं भैया 5000 रुपए दे तो ही हम शादी करेंगे, बारात वापस जा रही है। तो इतना सुनते ही जो है भोली के पिता कहते हैं कि कुछ तो सोचो, मेरे पास इतना पैसा अचानक से कहाँ से आएगा, अगर बारात वापस चली गई तो मैं बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगा। तो बिशंबर बोलता है, अगर इज्जत की इतनी परवाह है तेरे को तो 5000 रख दे, मेरी हथेली में शादी हो जाएगी अभी। तो रामलाल बेचारा रोता हुआ अंदर आया और उसके घर में जितना भी अवेलेबल कैश था वो सारा का सारा उसने समेट करके 5000 करके सीधा जो है रामलाल ने वो कैश बिशंबर के पैरों में रख दिया। तो सारा का सारा कैश रामलाल ने बिशंबर के पैरों में रख दिया। तो बिशंबर नाथ ने एक तरह का गैम्बल किया था, एक जुआ खेला था, और जैसे ही 5000 की रकम उसके चरणों में रखी गई तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान, विजयी मुस्कान आ गई और उसने कहा कि अरे भाई गार्लैंड लाओ, माला लाओ, हम शादी करेंगे। तो जब बिशंबर ने माला पकड़ी भोली के गले में डालने के लिए तो एक बार फिर से भोली का घूंघट पीछे गया, लेकिन अब की बार ये घूंघट किसी ने नहीं किया था, खुद भोली ने किया। तो जैसे ही उसने जो है वरमाला डालने की कोशिश करी भोली के गले में, तो भोली ने क्या किया, बिजली की सी फुर्ती के साथ में उस माला को झटका और माला सीधा टूट करके जो है हवन कुंड की अग्नि में जा गिरी। तो इस समय जो है भोली की आंखें नीचे नहीं थी, वो सीधी आंखों में आंखें डाल करके देख रही थी और उसकी आंखों में ना तो एंगर था ना हेट था, केवल और केवल उस व्यक्ति के लिए कोल्ड कंटेम्प्ट था। तो सीधा बोलती है, पिताजी। इतना सुनते ही, इतना लाउड और क्लियर भोली के मुंह से बिना हक लाए पिताजी जब सुना गया, तो ये सुनते ही उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, सारा का सारा गांव भौचक्का रह गया। बोले ये हकली बिना हक लाए पिताजी कैसे बोल गई बिना हक लाए हुए। तो भोली आगे बोलती है, पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। तो इतना सुनते ही रामलाल हक्का बक्का रह गया। वो बोलता है, बोले बेटी क्या कह रही है। तो जितने भी बाराती वहां पर आए थे वो फुसफुसाना शुरू करते हैं, छी 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 छी, कितनी बेशरम लड़की है, जरा सी भी इसको माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं है, छी 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 छी। तो भोली बोलती है, भोली को रामलाल चिल्ला के बोलते हैं, बोले भोली क्या तू पागल हो गई है, क्या तू हमको डिस्ग्रेस करना चाहती है, क्या तू समाज में हमारा मुंह काला करना चाहती है, हमारी इज्जत की तो परवाह कर। तो इतना सुनते ही भोली बोल पड़ी, बोले पिताजी आपकी इज्जत की खातिर ही मैं तैयार थी कि ऐसे आदमी से शादी करने के लिए लंगड़ा है, लेकिन मैं एक ऐसे नीच, ऐसे लालची और ऐसे दुष्ट आदमी से, ऐसे कायर आदमी से शादी नहीं कर सकती जो मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, जो मेरे बाप का सम्मान नहीं कर सकता, मेरा तो क्या सम्मान करेगा। पापा मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो वहीं एक औरत थी बूढ़ी सी, वो बोलती है, कमेंट करती है भोली के ऊपर, छी 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 छी, कितनी बेशरम लड़की है, हमको तो लगा था ये तो गूंगी गाय, हामले से डम्ब काऊ है। इतना सुनते ही भोली वॉयलेंटली जो है एड्रेस करती है उस बूढ़ी औरत को, हाँ आंटी तुम ठीक कहती हो, तुमने क्या सोचा था, एक डम्ब ड्रिवन काऊ है, तुम जहां चाहे उसके साथ, तुम जो चाहोगे उसके साथ करोगे, जहां चाहो भेज दोगे, वो तो हार्टलेस क्रीचर है, उससे फर्क पड़ने से रहा। लेकिन सुन, अब ये गूंगी गाय बोल रही है, ये हकलाने वाली लड़की साफ साफ आवाज में बोल रही है, तेरे को और सुनना है क्या, और सुनने की इच्छा है तेरी। तो विशंबर नाथ जो ग्रोसर था उसके बाराती जो है वापस लौटना शुरू कर देते हैं। अब जो बैंड वाले आए थे वो बेचारे कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो तो विदा करवा करके ले जाने आए थे, लेकिन बारात तो पहले ही रवाना हो गई थी, तो वो कंफ्यूज थे कि कौन सी धुन बजाए। तो उन्होंने उस ओकेशन को सूट करने वाली एक सैड सी ट्यून बजा दी
और उस ट्यून को सुन करके जो है विशंबर नाथ जो है और भड़क गया। तो बारात जा चुकी है, रामलाल जो है जमीन पर सर पकड़ करके बैठा हुआ है, नीचे सर किए हुए, बहुत ही ग्रीफ और शेम से। हवन की अग्नि बुझ चुकी है, हर कोई जा चुका है। तो रामलाल सीधा भोली की तरफ आया और बोले बेटी अब तेरा क्या होगा, कोई भी तुझसे शादी नहीं करेगा, अब मैं तेरा क्या करूंगा। तो अब ये सुन करके सुलेखा हमारी भोली ने बहुत ही काम वॉइस में, स्टडी वॉइस में जवाब दिया। बोले पिताजी आप चिंता ना करो, जब आप और माँ बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी बुढ़ापे में, और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने इतना कुछ सीखा है ना मैम। अब यहाँ एक बात गौर कीजिए, भोली को ऐसा क्यों लगता है कि बुढ़ापे में उसके माँ बाप को जो है सेवा की नीड पड़ने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर के 7 बच्चे हैं रामलाल के 7 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के 4 लड़कियां हैं। तीनों लड़के स्टार्टिंग से शहर में रहते हैं, पहले स्कूल की एजुकेशन के लिए शहर में गए, फिर कॉलेज की एजुकेशन के लिए। तो गांव में उनका मन लगता नहीं था, माँ बाप से उनकी वो बॉन्डिंग थी नहीं। तो आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो तो माँ बाप के साथ रहने से रहे। बात करें बाकी बेटियों की, राधा, मंगला और चंपा, तो उनकी केयर में कोई कमी नहीं रखी थी उनके माँ बाप ने। लेकिन जब भोली की बारात दरवाजे पर आई थी तो उनकी वो तीनों बेटियां राधा, मंगला और चंपा अपने ही माँ बाप को भला बुरा कह रही थी कि भला इन्होंने इस गूंगी गाय के लिए इतना अमीर वर ढूंढा, हमारे लिए क्यों नहीं ढूंढा। तो भोली इस बात को जानती थी कि इन द ओल्ड एज दे आर गोइंग टू नीड हर, क्योंकि बेटे सेवा करने से रहे और वो उनके काम आने से रही, बाकी की 3 बेटियां। तो वो इस चीज को देख सकती थी, भविष्य देखने की वो ताकत उसमें कहां से आई। अगेन एजुकेशन इज द वाइटल टूल दैट इज एबल टू गिव यू अ फोरसाइट टू सी द फ्यूचर। तो उसने जब अपने डैडी से कहा कि वो बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी, उनकी टीचर सामने खड़ी हुई थी। तो टीचर ने जब ये सारा ड्रामा देखा, एक्चुअली जो भी ड्रामा शुरू से चल रहा था, तो उसकी जो टीचर थी कॉर्नर में खड़े होकर सब कुछ देख रही थी, और उस टीचर की आंखों में वही संतोष था जो संतोष किसी मास्टर क्राफ्ट्समैन को होता है जब वो किसी मास्टरपीस को क्रिएट करता है उसके पूरा होने के बाद में। तो यहाँ पर इस कहानी का जो एसेंस है वो यही निकलता है कि आपको एजुकेशन की ताकत का अंदाजा नहीं है। किसी भी इंसान की जीवन की दशा और दिशा, इसको चेंज करने की पावर होती है एजुकेशन में। तो आप दिल से अपनी एजुकेशन को पूरा कीजिए और अपने आप को इस काबिल बना लीजिए कि आप जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं उन सपनों को पूरा करने में आपकी एजुकेशन आपका साथ दे, और आप अपने हिस्से का आसमान छीन करके अपनी मुट्ठी में कर लें। क्योंकि जब तक आप अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे, आपका टैलेंट जो है किसी भी तरह से काम नहीं आएगा। तो आपको एक ऐसी एजुकेशन को अपने अंदर जो है ग्रहण करना है जो आपके टैलेंट को और शार्पन करके जो है आपको आपके हिस्से का आसमान दिला दे। तो विद दीज वर्ड्स आई कंप्लीट माय चैप्टर भोली फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वी विल मीट अगेन in another chapter with its in-depth analysis. Till then, आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।